हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मेरे चैनल रूही एजुकेटर पे आप लोगों का बहुत वेलकम है फ्रेंड्स। और मैं जो आज चैप्टर लेकर के आई हूँ वो फिज़िक्स का चैप्टर है, जिसमें कि हम लोग ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड पढ़ रहे थे। और द ह्यूमन आई का जो मैंने पूरा बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करके उसको अपलोड कर दिया है, उसको आप लोग देख लीजिएगा। और ये उसके आगे जो प्रिज्म का पोर्शन है, जिसमें मैं प्रिज्म के बारे में एक्सप्लेन करूँगी और जितने भी आपके लाइट के एंड ऑप्टिक्स के जो फिनोमेना है जो आप अपनी डेली लाइफ में, प्रैक्टिकल लाइफ में देखते हो, उसके बारे में आज डिस्कशन करेंगे। तो फ्रेंड देखिए, आप लोग जितने भी लोग मेरे चैनल पे हो उनको बहुत बहुत थैंक यू है। उतने लोग मेरे अपने हैं और मैं उनको पढ़ा रही हूँ, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। एंड जितने लोग देख रहे हैं बट चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ये आपके लिए ही है। आपको नोटिफिकेशन मिलेगा, आपको जो वीडियो सर्च होगा उसमें आपको ईजी होगा, आपका टाइम ज़्यादा नहीं एक्सपेंड होगा उसमें। तो चलिए अब मैं यहाँ पे ये भी एक चीज़ बता देती हूँ कि जो DSSB का साइंस में मैंने जो है केमिस्ट्री के लेक्चर्स अपलोड किए हुए हैं, फिजिक्स के लेक्चर मैं अपलोड कर रही हूँ और MCQs भी अपलोड कर रही हूँ। और बायोलॉजी के लेक्चर्स बहुत पहले से ही अपलोड हो रहे हैं, जो TGT PGT बायोलॉजी के प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स आप लोग प्लीज़ देखिएगा और जो है लेक्चर को आप लोग रेगुलर देखते रहिए, रिदम बना करके रखिए। एग्ज़ाम जो भी आपके लिए आ रहे हैं उनकी प्रिपरेशन करते रहिए बिल्कुल, और पॉजिटिव रहिए, होपफुल रहिए। तो चलिए अब हम लोग प्रिज्म का डिस्कशन कर लेते हैं। यहाँ पे जो है हमारे पास टॉपिक वो है रिफ्रैक्शन ऑफ द लाइट थ्रू अ प्रिज्म, कि प्रिज्म के द्वारा जो लाइट का रिफ्रैक्शन होता है वो क्या होता है, कैसे होता है, उसको हम लोग को देखना है। तो फ्रेंड देखिए, इसमें होता क्या है कि जो भी हमारे पास ग्लास होता है, ठीक है, आपने जो प्रिज्म का है उसका भी शेप देखा हुआ है। और अगर हम लोग किसी रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब की बात करें तो भी, तो देखिए यहाँ पे जो है जो लाइट होती है फ्रेंड, वो रेक्टेंगुलर ग्लास का जो स्लैब होता है उस पर कैसे रिफ्रैक्ट होती है। और जब पैरेलल रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस होते हैं ग्लास में, तो होता क्या है, उसमें क्या होता है ये हमें अभी यहाँ पे देखना है। तो देखिए, जो इमर्जेंट रे होती है, ओके, वो जो इंसिडेंट रे होती है उसके पैरेलल होती है। अभी मैं आपको पिक्चर भी दिखाऊंगी और उसमें भी हम लोग देख लेंगे, समझ लेंगे। तो यहाँ पे अभी हम लोग देखते हैं कि हो क्या रहा है। यहाँ पे देखिए, भी बताया जा रहा है कि जो इमर्जेंट रे है वो इंसिडेंट रे के पैरेलल होती है। इंसिडेंट मतलब कि जो रे जा रही है ग्लास स्लैब में, ओके, जो रे ग्लास स्लैब पे पड़ रही है लाइट की, उसको इंसिडेंट रे कहेंगे। और ग्लास स्लैब में से हो करके जो रे बाहर निकल रही है, ओके, उसको बोलेंगे इमर्जेंट रे। इमर्ज मतलब होता है निकलना, बाहर निकलना, इमरजेंस। तो यहाँ पे देखिए होता क्या है, अब जब ये बाहर निकलती है तो ये क्या होती है, इमर्जेंट रे जो होगी वो स्लाइटली डिस्प्लेस्ड हो जाती है, स्लाइटली डिस्प्लेस्ड लेटरली। ओके, नाउ अब यहाँ पे आपको एक चीज़ ये समझनी है कि जो ग्लास प्रिज्म होता है वो कैसा होता है। अब हम उसको कंसीडर करते हैं कि हमारे पास कोई एक ट्रायंगुलर यानी ट्रायंगल शेप का ग्लास प्रिज्म है। और ये जो ट्रायंगुलर ग्लास प्रिज्म है इसमें जो 2 ट्रायंगुलर बेसेस होंगे, ओके, 2 ट्रायंगुलर बेसेस होते हैं, 3 रेक्टेंगुलर लेटरल सरफेसेस होते हैं, ओके, 3 रेक्टेंगुलर लेटरल सरफेसेस होते हैं। तो अब यहाँ पे देखिए 2 ट्रायंगुलर बेसिस एंड 3 रेक्टेंगुलर लेटरल सरफेसेस। तो ये जो सरफेसेस होते हैं ये क्या होते हैं, एक दूसरे पे इंक्लाइंड होते हैं। आपने इंक्लाइंड प्लेन पढ़ा है, ठीक है। इंक्लाइंड मतलब ये आपका है प्लेन सरफेस, ओके, स्ट्रेट, और इंक्लाइंड मतलब कि झुका हुआ, ओके। ये अगर हम इस प्लेन की बात करें तो ये प्लेन कैसा है, ये प्लेन है इंक्लाइंड प्लेन। तो यहाँ पे देखिए यही बताया जा रहा है कि जो सरफेस होते हैं वो एक दूसरे के इंक्लाइंड होते हैं। नाउ अब यहाँ पे हमें आगे देखना है, जो कि एक्टिविटी है उसको भी हम थोड़ा सा समझेंगे, देन आपको समझने में और इजी होगा। यहाँ पे देख लीजिए हमारे पास रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू अ ट्रायंगुलर ग्लास प्रिज्म बताया गया है। अब यहाँ पे सबसे पहले देखते हैं कि PE इंसिडेंट रे है और PE क्या है फ्रेंड, ये है PE आपके पास, ओके, ये इंसिडेंट कर रही है। और ट्रायंगल तो आपको पता ही है कि ये ग्लास प्रिज्म है। एंड उसके बाद यहाँ पे हमारे पास जो EF है वो क्या है, EF जो है वो रिफ्रैक्टेड रे है। देख लीजिए, अब ये यहाँ पे जो ग्लास प्रिज्म के अंदर है उसको हम लोग कह रहे हैं रिफ्रैक्टेड। देन FS इमर्जेंट रे है, और FS जो है वो क्या है, इमर्ज हो रही है, तो ये इमर्जेंट रे हो गई। एंगल ए है जिसको हम लोग प्रिज्म का एंगल कहेंगे, एंगल ऑफ द प्रिज्म कहेंगे। यहाँ पे अब आप देखिएगा
आई, एंगल आई जो है यहाँ पे बन रहा है, ये क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंस है। जो इंसिडेंस रे और नॉर्मल, एन फॉर नॉर्मल, नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में जो एंगल बनता है उसको हम लोग आई या इंसिडेंस एंगल बोलते हैं। आर क्या है, आर देखिए, एंगल आर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है। तो फ्रेंड यहाँ पे आप लोग आर देख सकते हैं, ये जो एंगल है ये कौन सा है, आर एंगल है। देन ई, एंगल ई जो है वो क्या है, एंगल ऑफ इमरजेंस है। ओके, एंगल ई हम लोग देखते हैं, ये जो यहाँ पे नॉर्मल, यहाँ पे एम है और यहाँ पे आपके पास इमरजेंट रे है, रे ऑफ इमरजेंस जो है उसके बीच जो एंगल बन रहा है दैट इज़ एंगल ऑफ इमरजेंस। नाउ डी, एंगल डी, एंगल ऑफ डेविएशन। और एंगल डी हमें कहाँ मिलेगा, यहाँ पे मिलेगा। ये देखिए, जब हम लोग इंसिडेंट रे को और इमरजेंस रे को पीछे एक्सटेंड करेंगे तो ये एक जी पॉइंट पर मिलती है और ये यहाँ पे आगे एच के साथ यहाँ पे हमें एंगल ऑफ डेविएशन बनाती है। ठीक है, कि इतना डेविएशन हुआ है। अब यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं जो अभी मैंने बताया है आपको कि पी ई है वो इंसिडेंट रे है, ई एफ रिफ्रैक्टेड रे है, एफ एस इमर्जेंट रे है। नाउ यहाँ पे जो हमें अब देखना है, क्या देखना है कि अगर हम लोग एंगल ऑफ इंसिडेंस को और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन को कंपेयर करेंगे तो क्या होगा, क्या देखेंगे हम लोग कि हर एक सरफेस पे, रिफ्रैक्टिंग सरफेस पे प्रिज्म के, उसको हमको कंपेयर करना है। देन यहाँ पे अब एक शेप, जो प्रिज्म का एक पेक्यूलियर शेप है वो क्या करता है, प्रिज्म का शेप ऐसा होता है कि वो इमर्जेंट रे को एक एंगल पर बेंड कर देता है। ठीक है, अब ये जो एंगल होता है इसको हम लोग एंगल ऑफ डेविएशन कहते हैं। नाउ और इसे एंगल डी से डिनोट करते हैं, अभी हमने बताया। अब यहाँ पे डिस्पर्सन ऑफ वाइट लाइट बाय अ ग्लास प्रिज्म, वो इम्पॉर्टेंट है, वो देख लेते हैं कि कैसे वाइट लाइट जो है प्रिज्म से हो करके गुजरती है तो वो 7 अलग अलग रंगों में बट जाती है। तो नाउ यहाँ पे हम लोग आगे देखते हैं, ये जो फिनोमेना है इसको यहाँ पे शो किया गया है और कैसे है ये आप देख लीजिए। देखिए, वाइट लाइट की जो बीम है वो यहाँ पे गई एंड एंगल से होकर के वो विबग्योर जो आपका रेनबो का कलर होता है उसमें जो डिवाइड हो गई है। नाउ प्रिज्म जो है वो प्रोबेबली स्प्लिट द इंसिडेंट वाइट लाइट इनटू बैंड्स ऑफ कलर, यानी जो प्रिज्म है वो वाइट लाइट को उसके अलग अलग कलर के बैंड्स में क्या करता है, स्प्लिट कर देता है। नाउ कलर्स दैट अपीयर एट 2 ends of the color band. Now you can see colors are violet, indigo, blue, green, yellow, orange and red. Now इसको हम लोग क्या कहेंगे, विबग्योर कहते हैं। आप सभी लोग जानते हैं ये विबग्योर है। एंड द बैंड ऑफ कलर्ड कंपोनेंट्स ऑफ लाइट बीम इज कॉल्ड स्पेक्ट्रम। तो ये जो बैंड है कलर का, इसको क्या बोला गया, जो लाइट ऑफ बीम का जो बैंड बन गया इसको कहा गया स्पेक्ट्रम। तो स्पेक्ट्रम आपको समझ में आ गया कि यहाँ पे स्पेक्ट्रम क्या चीज़ है। द स्प्लिटिंग ऑफ लाइट इनटू इट्स कंपोनेंट कलर्स इज़ कॉल्ड डिस्पर्सन। नाउ अब यहाँ पे देखिए, जो लाइट की स्प्लिटिंग हो रही है और वो अपने कलर्स में जो है वो स्प्लिट कर जा रहा है, कंपोनेंट्स में स्प्लिट कर जा रहा है, इसी को क्या कहते हैं, डिस्पर्सन, यानी कि लाइट का डिस्पर्सन हो गया। नाउ हियर इज़ different colors of light bend through different angles with respect to the incident ray। जो अलग अलग कलर के जो आपके लाइट होते हैं फ्रेंड, ठीक है, अलग अलग जो आपको कलर्स मिल रहे हैं तो वो क्या होता है, जो इंसिडेंस रे के साथ डिफरेंट एंगल्स बनाते हैं। ओके, ये बताया जा रहा है। नाउ रेड लाइट वो सबसे कम बेंड होती है और वॉयलेट लाइट सबसे ज़्यादा बेंड होती है, झुकती है। अब यहाँ पे सारे कलर्स के बारे में भी है फ्रेंड। ओके, तो सबका अलग अलग डिफरेंट पाथ होता है। नाउ अब यहाँ पे एक चीज़ ये बताई गई है कि जो आइजक न्यूटन थे उन्होंने सबसे पहले क्या किया था, ग्लास प्रिज्म का यूज़ किया था और लाइट के स्पेक्ट्रम को, यानी सनलाइट के स्पेक्ट्रम को पाया था। ओके, और उन्होंने क्या किया था, देन आगे देखिए, इन्होंने कलर्स को स्प्लिट किया, स्पेक्ट्रम को, वाइट लाइट के स्पेक्ट्रम को बताया और एक और सिमिलर प्रिज्म का यूज़ किया। नाउ यहाँ पे रिकॉम्बिनेशंस कर दिया प्रिज्म का, रिकॉम्बिनेशन ऑफ द स्पेक्ट्रम ऑफ द वाइट लाइट। नाउ तो देखिए फ्रेंड, यहाँ पे जब इन्होंने पहला एक प्रिज्म यूज़ किया, वाइट लाइट यहाँ से पास हुई, देन दूसरा रिवर्स प्रिज्म यूज़ किया तो इनको अगेन स्क्रीन पे वाइट लाइट मिली, तब यहाँ पे नो स्प्लिटिंग ऑफ कलर्स हुई, लाइट का कोई भी डिस्पर्शन नहीं मिला, स्पेक्ट्रम नहीं मिला इनको। ओके,
नाउ नेक्स्ट इज़, अब यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे जो ऑब्जर्वेशन न्यूटन ने दिया था, दिस ऑब्जर्वेशन गेव न्यूटन द आइडिया। क्या क्या इस ऑब्जर्वेशन से न्यूटन को क्या आइडिया मिला? ये मिला कि जो सनलाइट है वो कितने कलर्स की बनी हुई है? वो 7 कलर से बनी हुई है। ओके, जो सनलाइट है वो 7 कलर से बनी हुई है। नाउ रेनबो इज़ अ नेचुरल स्पेक्ट्रम अपीयरिंग इन द स्काई आफ्टर अ रेन शावर। देखिए फ्रेंड्स, कभी जब बारिश होगी और बारिश होती है और बारिश के बाद देन थोड़ी देर बाद जब सन निकल आता है, बारिश रुक जाती है और सन निकल आता है, थोड़ी धूप हो जाती है, तो आप सन की लाइट के अपोजिट डायरेक्शन में जब देखेंगे तो आपको बहुत ब्यूटीफुल सा एक रेनबो मिलेगा। रेनबो हम सभी ने अपनी लाइफ में देखा ही है, कभी ना कभी तो देखा ही है। ओके, तो आप इसे देख सकते हैं, बहुत खूबसूरत लगता है। बच्चे दौड़ करके देखने के लिए चले आते हैं कि अरे वाह, रेनबो निकला है, रेनबो निकला है। ओके, तो चलिए, यहाँ पे क्यों होता है ये? क्योंकि जो सनलाइट होती है वो वाटर की जो ड्रॉपलेट्स होती हैं, छोटी छोटी जो बूंदें जो प्रेजेंट होती हैं एटमॉस्फेयर में, उससे क्या होता है? डिस्पर्शन हो जाता है। ओके, नाउ जो रेनबो है ये क्या करता है? ये हमेशा सन के अपोजिट या उल्टी डायरेक्शन में बनता है। अगर आपको रेनबो देखना है तो जिधर सन निकला है उसके उल्टी डायरेक्शन में आप देखेंगे। तो अब क्यों वाटर ड्रॉपलेट्स जो है वो सनलाइट को डिस्पर्स कर देती हैं? वो किस तरीके से बिहेव करने लगती हैं? जो वाटर ड्रॉपलेट्स होती हैं वो छोटे छोटे स्मॉल प्रिज्म की तरह काम करने लगती हैं, यानी कि प्रिज्म के प्रिंसिपल पे ऐसा होता है। ये क्या करती हैं? ये डिस्पर्स करती हैं और रिफ्रैक्ट करती हैं जो भी लाइट, जो सनलाइट उनके ऊपर पड़ती है या इंसिडेंट होती है, यानी कि इंसिडेंट सनलाइट को ये रिफ्रैक्ट करती हैं एंड डिस्पर्स करती हैं। और इसके बाद क्या होता है? ये इसे इंटरनली रिफ्लेक्ट करती हैं और फाइनली रिफ्रैक्ट कर देती हैं अगेन, यानी कि यहाँ पे रिफ्लेक्शन भी हो रहा है, रिफ्रैक्शन भी हो रहा है, और प्रिज्म का जो वर्किंग है वो सारा आप समझ ही चुके हैं। नाउ अब ये जब रेन ड्रॉप यानी पानी की बूंदों से छोटी छोटी बाहर जब आती हैं, ये तो होता क्या है? जो लाइट होती है वो डिस्पर्शन हो जाता है, उसका इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाता है और डिफरेंट कलर्स जो है वो हमको दिखाई देते हैं। नाउ बहुत इंपॉर्टेंट फिनोमेना है फ्रेंड, एग्ज़ाम में अक्सर ये पूछा जाता है कि इसमें क्या क्या घटनाएं घट रही हैं। तो आप देख सकते हैं कि इसमें क्या होता है? डिस्पर्सन हो रहा है लाइट का, रिफ्लेक्शन हो रहा है, रिफ्रैक्शन हो रहा है, इंटरनल रिफ्लेक्शन हो रहा है। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे ये चीज़ समझ में आ गई होगी कि ये इतना खूबसूरत जो डिस्पर्शन ऑफ लाइट है और यहाँ पे जो इतना खूबसूरत ब्यूटीफुल रेनबो बन रहा है उसके पीछे हो क्या क्या रहा है। नाउ अब यहाँ पे एक आप देख सकते हैं कि ये रेन ड्रॉप है, इसको रेन ड्रॉप लिया गया है। अब जब सनलाइट यहाँ पे पड़ रही है तो यहाँ पे अंदर जा कर के ये आपको बन गया। देन यहाँ से जब वो बाहर निकल रही है तो जो इमरजेंस रे है वो ये है, इंसिडेंट रे ये है, और डेविएशन भी हो गया है इसका। नाउ अब यहाँ पे एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की बात करते हैं। नाउ एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन क्या है? देखिए फ्रेंड्स, होता क्या है कि जो कभी कभी आप लोग देखते हैं कि जो कुछ ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो कैसे, जैसे टर्बुलेंट स्ट्रीम ऑफ हॉट एयर राइजिंग अबव अ फायर और रेडिएटर। ठीक है, कभी कभी जब आग देखते हैं या फिर रेडिएटर देखते हैं तो कहते हैं, आप लोग देखते होंगे कि वो कैसी हो रही है, ऐसा लग रहा है कि हिल रही है, कुछ वेव जैसी लगती है, लगा फ्लिकरिंग जिसको बोलते हैं। ओके, फ्लिकरिंग होती है। तो ये जो चीज़ है, और होता क्या है कि जो आग के ऊपर की एयर होती है वो बहुत ज़्यादा हॉट होती है, और जैसे जैसे ऊपर जाते हैं तो क्या होता है, जो हॉटर होती जाती है। तो हॉटर एयर जो होती है वो लाइटर होती है, यानी कि जो गर्म हवा होती है वो हल्की होती है, और हल्की होने की वजह से वो क्या होती है? ऊपर की तरफ चली जाती है। और यार हल्की है, इट मीन्स कि वो उसका जो डेंसिटी है या घनत्व है वो कम है। और जो ठंडी हवा होती है, कूलर हवा होती है, वो क्या होती है? वो जो है जब गर्म हवा होती है ठंडी हवा को रिप्लेस कर देती है, गर्म हवा ऊपर चली जाती है, ठंडी हवा नीचे रहती है। इस तरीके से ये साइकिल चलती रहती है। और आगे देखिए यहाँ पे इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो स्लाइटली कम होता है कूलर एयर से, यानी कि जो गर्म हवा होती है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वो थोड़ा सा ठंडी हवा के कंपैरिजन में कम होता है। नाउ ये जो फिज़िकल कंडीशंस होती हैं रिफ्रैक्टिंग मीडियम की,
किसके रिफ्रैक्टिंग मीडियम की बात कर रहे हैं? एयर के रिफ्रैक्टिंग मीडियम की। तो ये जो आपकी फिजिकल कंडीशन है रिफ्रैक्टिंग मीडियम की, वो स्टेशनरी नहीं होती हैं, यानी वो रुकी नहीं है, स्टेबल नहीं है। इनकी जो पोजीशन होती है ऑब्जेक्ट की अपरेंट पोजीशन जो होती है, इसीलिए कैसा होता है ये जो है सीन थ्रू दी हॉट एयर फ्लक्चुएट्स। इसीलिए जब हम लोग गर्म हवा से देखते हैं उसको तो वो फ्लक्चुएट होती, हिलती डुलती सी दिखाई देती है। ऐसा लगता है कभी कम है, कभी ज़्यादा, कभी नीचे, कभी ऊपर है। नाउ दिस वेवरिंग इज दस एन इफेक्ट ऑफ एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। तो ये जो वेवरिंग होती है ये क्या होती है? ये एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन का एक प्रभाव होती है, एक इफ़ेक्ट होती है। अब फिर जो जब छोटी स्केल की बात करें, ऑन स्मॉल स्केल इन आवर लोकल इन्वायरमेंट, तो हमारा जो लोकल इन्वायरमेंट है स्मॉल स्केल में उस ये सब चीज़ें हम लोग वहाँ पे देख सकते हैं। ओके, नाउ ट्विंकलिंग ऑफ स्टार, ये सिमिलर फिनोमेना है। ओके, नाउ ट्विंकलिंग ऑफ स्टार जो है आप देखते होंगे स्काई में जो स्टार एक आप लगा थोड़ी देर के लिए लगातार देख लीजिए उसको, तो आपको वो स्टेबल नहीं दिखाई देगा, आपको ऐसे ही लगेगा कि वो ट्विंकल ट्विंकल कर रहा है, यानी फ्लिकर कर रहा है, कभी छोटा हो रहा है, कभी बड़ा हो रहा है, इस तरीके से कुछ रेज निकल रही है उसमें से। आप ये सारी चीज़ें वहाँ पे देख सकते हैं। तो नाउ अब यहाँ पे ट्विंकलिंग ऑफ स्टार को एक्सप्लेन भी कर दिया गया है और ये एग्ज़ाम में पूछा भी जाता है फ्रेंड्स, अक्सर ही एग्ज़ाम में आ जाते हैं इस तरह के जो प्रैक्टिकल या डेली लाइफ पे बेस्ड जो इंसिडेंट होते हैं फ्रेंड, जो फिज़िक्स या केमिस्ट्री के, वो अक्सर एग्ज़ाम में आते हैं। एग्जामिनर उनको चूज़ करते हैं, उन पे क्वेश्चन पुट करना पसंद करते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये जो ट्विंकलिंग ऑफ स्टार है इसको भी देख लेते हैं हम लोग। ये किस वजह से होता है? अभी जस्ट हमने बताया कि ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन ऑफ स्टार लाइट, जो स्टार लाइट होती है उसके एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से होती है। जो स्टार लाइट जो होती है, यानी कि जो तारों से लाइट आती है वो अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर करती है और उसका कंटिन्यूअस रिफ्रैक्शन होता रहता है। कैसे रिफ्रैक्शन होता है? गर्म हवा से ठंडी हवा से टकरा करके और पार्टिकल्स वगैरह से टकरा करके रिफ्रैक्शन करती रहती है। तो अब होता क्या है, जब ये अर्थ पे पहुँचती है उसके पहले बहुत बार इसका कंटिन्यूअस रिफ्रैक्शन होता रहता है। और एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन जब होता है तो क्या होता है, जो मीडियम होता है वो मीडियम का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो ग्रेजुअली चेंज होता रहता है। ओके, तो मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी चेंज होता है। तो अब देखिए होता क्या है, जो एटमॉस्फेयर होता है, ठीक है, एटमॉस्फेयर क्या करता है, वो स्टार लाइट को नॉर्मल की तरफ बेंड करता है और जो अपरेंट पोजीशन होती है स्टार की वो स्लाइटली डिफरेंट दिखती है और इसकी एक्चुअल पोजीशन से स्लाइटली डिफरेंट दिखेगी, कुछ अलग दिखेगी कि वहाँ पे नहीं है, कुछ दूसरी जगह पर है। तो इसलिए जो स्टार होते हैं वो थोड़े से ऊपर स्लाइटली हायर दिखाई देते हैं अपनी एक्चुअल पोजीशन से। ओके, और जब इसको हम लोग हॉरिजॉन के पास से देखते हैं, व्हेन व्यूड नियर द हॉरिजॉन, वो अपनी एक्चुअल पोजीशन से थोड़े से ऊपर दिखाई देते हैं। नाउ यहाँ पे देखिए बहुत अच्छा सा बनाया हुआ एक बच्चा है वो देख रहा है। तो यहाँ पे स्टार एक्चुअल पोजीशन उसकी ये है और यहाँ पे ये रे का पाथ है। देन बताया ना कि कंटिन्यूअस रिफ्रैक्शन होता रहता है, तो क्या होता है जो एंगल है वो भी चेंज होता रहता है। तो यहाँ पे अपरेंट पोजीशन उसको ये दिखाई देगी जहाँ पे वो खड़े। अब यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या हो रहा है, इंक्रीज़ कर रहा है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इंक्रीजेज। नाउ अब हम लोग आगे देख लेते हैं। यहाँ पे देख लीजिए, अब यहाँ पे ये बता रहे हैं कि जो अपरेंट पोजीशन होती है स्टार की वो स्टेशनरी नहीं होती है और ये हमेशा चेंज होती रहती है, स्लाइटली चेंज होती रहती है, क्योंकि जो फिजिकल कंडीशंस हैं अर्थ के एटमॉस्फेयर की वो स्टेशनरी नहीं है, इसीलिए ऐसा होता है। और यहाँ पे देखिए स्टार्स बहुत ही ज़्यादा दूरी पर होते हैं, डिस्टेंट होते हैं और ये अप्रॉक्सीमेटली कैसे दिखते हैं, बिल्कुल पॉइंट साइज़ की कोई चीज़ बिल्कुल बिंदु या पॉइंट के जैसे दिखाई देती है, किसी लगता है कि कोई पॉइंट साइज़ का कोई लाइट का सोर्स हम देख रहे हैं। ओके, बट एक्चुअल में क्या है, अगर सन भी देखें तो सन क्या है, वो स्टार है, सन एक तारा है बट वो हमारी अर्थ के नियरेस्ट है। ओके, मतलब हम उसको इतना बड़ा देख पाते क्योंकि वो पास में है। और जितने स्टार्स हम लोग को स्काई में दिखाई देते हैं वो सब क्या है, बहुत ज़्यादा दूर हैं, इसलिए हम लोग को इतने छोटे स्मॉल साइज़ के दिखाई देते हैं। नाउ अब यहाँ पे देखिए जो रे है उसका जो पाथ होता है, ठीक है, जो रे का जो पाथ है और जहाँ से लाइट आ रही है तो वो क्या होता है, तो वो बहुत ही स्लाइटली जो है वैरी करने लगती है और जो अपरेंट पोजीशन होती है स्टार की वो फ्लक्चुएट करती है और जो अमाउंट ऑफ लाइट है
स्टार लाइट है और जो अमाउंट ऑफ लाइट है जो हमारी आई में अंदर जाती है वो क्या करती है, फ्लिकर करती है इस वजह से। तो इसीलिए स्टार कभी कभी ब्राइटर दिखाई देता है, बहुत ज़्यादा चमकदार दिखाई देता है, और कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ फेंटर हो जाता है, यानी कि मध्यम दिखाई देता है। इसी को क्या बोलते हैं, ये ट्विंकलिंग इफ़ेक्ट बोला जाता है। नाउ अब ये कह रहे हैं कि प्लैनेट्स क्यों नहीं ट्विंकल करते हैं। तो जो प्लैनेट होते हैं वो क्या होते हैं, हमारी अर्थ के बहुत ज़्यादा क्लोज़र होते हैं, और इसको जो है हम लोग एक्सटेंडेड सोर्सेज से देख सकते हैं। ओके, नाउ अब यहाँ पे ये भी कहा जा रहा है कि जो प्लैनेट्स होते हैं वो क्या होता है, एज अ कलेक्शन ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ पॉइंट साइज सोर्सेज ऑफ लाइट, and the total variation in the amount of light entering our eye from all the individual point size source will average out to zero, thereby nullifying the twinkling effect। बिल्कुल बहुत सही बात है। देखिए ये क्या कह रहे हैं कि जो प्लैनेट है वो जो है इसको कैसे क्या कंसिडर किया जाता है, इसको ऐसे कंसिडर करते हैं कि ये पॉइंट साइज़ के बहुत सारे लाइट सोर्सेज का कलेक्शन है। ओके, मतलब पॉइंट साइज़, बिंदु साइज़ के बहुत सारे लाइट के सोर्सेज हैं, उनको मिला करके या उनका कलेक्शन है। तो जो टोटल वेरिएशन होता है, जो अमाउंट ऑफ लाइट इंटर करती है हमारी आँखों में, उसका जो टोटल वेरिएशन होता है वो, और जो इंडिविजुअल पॉइंट साइज सोर्स होता है कोई भी, उसका जो एवरेज होता है आउट ऑफ ज़ीरो, क्या होता है, एक दूसरे के इफेक्ट को नलीफाई कर देते हैं, और इसीलिए जो ट्विंकलिंग इफेक्ट होता है वो नहीं होता है, क्योंकि ट्विंकलिंग इफेक्ट नलीफाई हो जाता है इस तरीके से। नेक्स्ट हमारे पास देखिए एडवांस सनराइज़ एंड डिलेड सनसेट। एडवांस सनराइज़ एंड डिलेड सनसेट क्या है कि कभी कहीं कहीं पर ऐसा होता है, जैसे अरुणाचल प्रदेश में, हाँ, तो होता क्या है कि जो सनराइज़ है वो जल्दी हो जाता है, कुछ मिनट के जल्दी टाइम पे हो जाता है, और कहीं कहीं पे सनसेट जो है वो नॉर्मल से लेट होता है। तो देख लेते हैं इसको भी। यहाँ पे है कि जो सन होता है वो एक्चुअल में अगर देखा जाए तो नॉर्मल कंडीशंस में उसमें होता क्या है कि वो एक्चुअल सनराइज़ का जो टाइम हमें जब दिखता है उससे 2 मिनट पहले ही हो जाता है। ओके, और 2 मिनट बाद वो जो है एक्चुअल सनसेट होता है, लेकिन हमें पहले दिख जाता है कि वो सनसेट हो गया, उसके 2 मिनट बाद में एक्चुअल सनसेट होता है। क्यों, ये भी जो है वो भी एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से है। अब यहाँ पे देखिए जो एक्चुअल सनराइज़ होता है उसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि जो सन है, ठीक है, वो हॉरिजॉन को कब क्रॉस कर रहा है, हॉरिजॉन को क्रॉस करेगा तभी तो सनराइज़ होगा, मतलब वो हमें दिखाई देगा कि हाँ सनराइज़ हो रहा है, हॉरिजॉन से ऊपर आ रहा है। तो अब यहाँ पे जो एक्चुअल और एपेरेंट पोजीशन होती है सन की हॉरिजॉन के रिस्पेक्ट में, वो होती है, ठीक है, और उसको पिक्चर में दिखाया गया है, फिगर में दिखाया गया है। नाउ जो टाइम डिफरेंस होता है एक्चुअल सनसेट के बीच में और एपेरेंट सनसेट के बीच में, वो कितना होता है, वो 2 मिनट्स का होता है। नाउ एपेरेंट फ्लैटनिंग ऑफ द सन डिस्क एट सनराइज एंड सनसेट इज़ ऑल्सो ड्यू टू द सेम फिनोमेना। अब यहाँ पे होता क्या है कि ये जो सन की जो डिस्क होती है, जो गोल आपको दिखाई देता है, उसमें क्या होता है, आपको दिखाई देता है बिल्कुल फ्लैट हो गया। एपेरेंट फ्लैटनिंग जो होती है वो सनराइज़ और सनसेट में जो होती है वो भी इसी सेम फिनोमेना की वजह से होती है। अब यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे और जो मैंने अभी आपको क्या कहते हैं अभी बताया था कि कुछ जगह भी ऐसी होती हैं फ्रेंड, जैसे कि नॉर्वे को उगते सूरज का देश कहा जाता है, ऐसा कहते हैं कि वहाँ पे सबसे पहले दिखाई देता है। ओके, ये आपका जो है एल्टीट्यूड, लैटीट्यूड्स, ये सारी जो कंडीशंस होती हैं वो उसमें वर्क करती हैं। नाउ अगर हम इंडिया की बात करें तो अरुणाचल प्रदेश में सूरज बहुत पहले निकल आता है। ओके, तो टाइम यहाँ पे तो टाइम का डिफरेंस है, इसलिए ये सारी चीज़ें होती हैं। अब यहाँ पे देखिए जो सन की पोजीशन यहाँ से देख रहे हैं, एक यहाँ पे कोई पर्सन है, ऑब्जर्वर है, अर्थ पे खड़ा है, वो देख रहा है, हॉरिजॉन ये है। अब हॉरिजॉन के नीचे है यहाँ पे सनसेट, लेकिन एपरेंट पोजीशन क्या है उसकी, ये है। ओके, तो ये वही चीज़ बता रहे हैं जो अभी आपको एक्सप्लेन किया है कि एपरेंट क्या है और एक्चुअल क्या है। तो एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन इफेक्ट्स एट सनराइज एंड सनसेट, यानी जो एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन होता है वो सनराइज़ और सनसेट को भी इफ़ेक्ट करता है। नाउ स्कैटरिंग ऑफ लाइट देख लेते हैं। अब स्कैटरिंग ऑफ लाइट में क्या है, यहाँ पे देखिए फ्रेंड, ये जो आपके ब्लू कलर ऑफ स्काई होता है और जो कलर ऑफ वाटर होता है डीप सी में, गहरे समुद्र में जो पानी का रंग होता है, और जो सन की लालिमा होती है जब वो सन राइज़ करता है और जब सनसेट करता है तो रेड कलर यानी रेडनिंग जो होती है, इसको हम लोग कहते हैं लालिमा।
और ये सब क्या है, आपको देखने में कितना ब्यूटीफुल लगता है, खूबसूरत लगता है। तो ये सब वंडरफुल फिनोमेना है। लेकिन अब यहाँ पे होता क्या है, यहाँ पे जो स्कैटरिंग ऑफ लाइट होती है, किस वजह से, जो कोलॉइड पार्टिकल्स होते हैं उनकी वजह से, ठीक है, लाइट जो होती है वो स्कैटर कर जाती है, बिखर जाती है। तो पाथ ऑफ अ बीम ऑफ लाइट, कोई भी लाइट का जो बीम है, ठीक है, उसका जो पाथ है, रास्ता है, और जब वो किसी ट्रू सॉल्यूशन से, ठीक है, जब किसी ट्रू सॉल्यूशन से होके जाता है तो वो दिखाई नहीं देता है। लेकिन इसका जो पाथ है वो तब दिखाई देता है, विजिबल होता है, जब ये किसी कोलॉइडल सॉल्यूशन से होकर के जाता है। क्यों? क्योंकि जो साइज़ होते हैं पार्टिकल्स के वो रिलेटिवली लार्जर होते हैं। ट्रू सॉल्यूशन में जो पार्टिकल की साइज़ होती है वो कोलॉइड में जो कोलॉइडल सॉल्यूशन के जो पार्टिकल्स होते हैं उनके साइज़ के कंपैरिजन में बहुत कम होता है। तो फ्रेंड, पहली बात तो ये है कि मैं केमिस्ट्री में कोलॉइड्स के ऊपर MCQ अपलोड कर चुकी हूँ, उसको आप ज़रूर देख लीजिएगा। वहाँ पे कोलॉइड, ट्रू सॉल्यूशन, ये जो सारी चीज़ें हैं वहाँ पे बहुत अच्छे से एक्सप्लेन की गई हैं, तो आप उसको देखेंगे। ओके, नेक्स्ट यहाँ पर है हमारे पास टिंडल इफ़ेक्ट। बिल्कुल, टिंडल इफ़ेक्ट भी मैंने वहाँ पे बताया हुआ है। तो देखिए, टिंडल इफ़ेक्ट में क्या होता है, जो हमारी अर्थ होती है वो माइन्यूट पार्टिकल्स, छोटे छोटे पार्टिकल्स का हेट्रोजेनस मिक्सचर होती है। होमोजेनस मिक्सचर मतलब कि समान, और जैसे कि मैंने एलॉयज़ में बताया था कि एलॉय क्या है, होमोजेनस मिक्सचर है मेटल्स का, तो या मेटल या नॉन मेटल का। अब यहाँ पे देखिए हेट्रोजेनस होता है, ठीक है, जो विषमांगी होते हैं, जो असम होते हैं। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड, जो पार्टिकल्स हैं उसमें स्मोक भी इंक्लूड कर सकते हैं, इसमें स्मोक भी होता है, धुआं होता है, और जो मॉइस्चर होता है यानी कि टाइनी वाटर की ड्रॉपलेट्स होती हैं, ये भी होती हैं। सस्पेंडेड पार्टिकल्स होते हैं, डस्ट के मॉलिक्यूल्स होते हैं, एयर के, ये सारी चीज़ें होती हैं। तो जब कोई भी जो लाइट है, लाइट की जो बीम है, वो पार्टिकल्स पे जब भी टकराती है, स्ट्राइक करती है, तो जो पाथ होता है लाइट का वो हमें दिखाई देने लगता है। ओके, तब वो विजिबल हो जाता है, यानी कि कोलॉइड्स बना लेता है। कोलॉइडल सॉल्यूशन की अगर हम बात करें तो कोलॉइड्स की तरह बिहेव करता है। जो लाइट हमारे पास आती है रिफ्लेक्ट होने के बाद, फिर क्या होता है, वो कैसे आती हैं, वो इन पार्टिकल से डिफ्यूज़ हो जाती है, तब हमारे पास आती है। और ये जो फिनोमेना है स्कैटरिंग ऑफ लाइट का बाय द कोलॉइडल पार्टिकल्स, इसको क्या कहते हैं, इसको टिंडल इफ़ेक्ट कहते हैं। और ये आप टिंडल इफ़ेक्ट फ्रेंड आप वहाँ ऐसे भी देख सकते हैं कि जब आपके पास, आप किसी रूम में बैठे हो, रूम में अंधेरा हो और कोई भी आपके यहाँ रोशनदान हो छोटा सा, उसमें से लाइट, धूप आ रही हो, तो आप उसमें देखिएगा एक बीम जो होगी लाइट की, सनलाइट की, उसमें आपको बहुत सारे डस्ट पार्टिकल तैरते हुए दिखाई देंगे। वो बहुत अच्छा होता है एग्जाम्पल। नाउ अब यहाँ पे हमारे पास है कि देखिए, यहाँ पे जो फाइन बीम ऑफ सनलाइट होती है, फाइन बीम ऑफ सनलाइट वो स्मोक फिल्ड रूम में इंटर करती है एक स्मॉल होल से। ओके, नाउ जो स्कैटरिंग ऑफ लाइट है वो क्या करती है, पार्टिकल को विजिबल बना देती है, क्योंकि हम जब लाइट स्कैटर करेगी, टकरा के हमारी आंखों तक आएगी तो हमें दिखाई नहीं देंगे वो, इसीलिए पार्टिकल जो होते हैं वो विजिबल हो जाते हैं। नाउ टिंडल इफ़ेक्ट को हम लोग कैसे देख सकते हैं कि जब जो सनलाइट होती है वो किसी भी डेंस फॉरेस्ट की कैनोपी से एंटर करती है, यानी कि आपने ये सब वीडियोज़ वगैरह में देखे होंगे किसी मूवी में या किसी भी वीडियो पे, कि बहुत घना जंगल है, उसमें से जब सुबह हुई है तो सनलाइट अंदर आ रही है बिल्कुल बीच में से, छोटे छोटे छेदों में से, कैनोपी में से। नाउ टाइनी वाटर ड्रॉपलेट जो होती हैं इन द मिस्ट स्कैटर लाइट, जो मिस्ट होता है उसमें जो टाइनी वाटर ड्रॉपलेट्स होती हैं वो भी लाइट को स्कैटर करती हैं। नाउ कलर ऑफ स्कैटर्ड लाइट डिपेंड्स ऑन द साइज़ ऑफ द स्कैटरिंग पार्टिकल। अब जो स्कैटर्ड लाइट होती है उसका जो कलर होता है वो स्कैटरिंग पार्टिकल के साइज़ पे डिपेंड करता है कि कौन सा स्कैटरिंग पार्टिकल जो है वो छोटा है, कौन सा बड़ा है, स्मॉल है, बिग है। जो बहुत ही फाइन पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है, बहुत ही फाइन पार्टिकल्स होते हैं वो मेनली ब्लू लाइट को स्कैटर करते हैं, बल्कि जो लार्ज साइज़ के पार्टिकल होते हैं वो क्या करते हैं, वो लॉन्गर वेवलेंथ की लाइट को स्कैटर करते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट है फ्रेंड, यहाँ पे ये देखिए, नोट करिएगा। और अगर स्कैटरिंग पार्टिकल का साइज़ वो ज़्यादा बड़ा है, लार्ज इनफ है, तो क्या होगा, जो स्कैटर्ड लाइट होगी वो वाइट दिखाई देगी। तो ये भी इम्पॉर्टेंट है पॉइंट कि जो स्कैटर्ड जो साइज़ होगा वो ज़्यादा बड़ा होगा, लार्ज इनफ होगा, तो हमें लाइट कैसे दिखाई देगी, वो वाइट दिखाई देगी, कोई कलर नहीं दिखाई देगा। नाउ अब यहाँ पे देख लेते हैं वाई इज़ द कलर ऑफ क्लियर स्काई ब्लू। जो इस क्लियर स्काई होता है, साफ़ आसमान होता है, उसका जो रंग होता है नीला क्यों दिखाई देता है, कोई और कलर क्यों नहीं दिखाई देता है।
तो देखिए यहाँ पर भी क्या है, जो एयर होती है, हवा होती है, उसके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं और जो दूसरे फाइन पार्टिकल्स होते हैं एटमॉस्फेयर में, वो क्या होते हैं, उसके साइज़ स्मॉलर होते हैं। किससे स्मॉलर होते हैं? विजिबल लाइट के वेवलेंथ से स्मॉलर होते हैं। यानी कि इस जो विजिबल लाइट आपको, जो लाइट आप देख सकते हैं, उसके जो साइज़ होती है, उससे वेवलेंथ होती है, उससे स्मॉलर होते हैं। नाउ अब होता क्या है, ये जो है स्कैटरिंग ऑफ लाइट ऑफ शॉर्टर वेवलेंथ जो होती है, वो इसके लिए ज़्यादा इफेक्टिव होता है, वो बहुत अच्छी तरीके से स्कैटर कर जाती है। ओके, तो शॉर्टर वेवलेंथ की जो लाइट्स होती हैं वो ज़्यादा इफेक्टिवली स्कैटर कर जाती हैं, जैसे कि ब्लू एंड वाली। ओके, और जो ब्लू एंड वाली है वो एंड देन लाइट ऑफ लॉन्गर वेवलेंथ एट द रेड एंड। तो यानी कि जो रेड लाइट होती है, रेड कलर होता है फ्रेंड, जैसे आपको पता है विबग्योर है। नाउ मैं यहाँ पे बता रही हूँ, यहाँ पे जो आर है वो रेड है, ओ है ऑरेंज है। तो रेड और ऑरेंज, रेड की सबसे ज़्यादा वेवलेंथ होती है, जैसे रेड सिग्नल्स में रेड लाइट यूज़ की जाती है ताकि वेवलेंथ इतनी ज़्यादा होती है कि दूर से ही कोई देख ले, स्कैटरिंग भी कम होती है। तो ऑरेंज है, उसके बाद ऑरेंज का नंबर आता है। तो होता क्या है, ये जो रेड लाइट होती है इसकी वेवलेंथ ज़्यादा होती है, इसकी स्कैटरिंग कम होगी। लेकिन जो यहाँ पे आपकी ब्लू है, इंडिगो है, ये जो रंग होते हैं, ये सारे बहुत ही ज़्यादा स्कैटर करते हैं। ओके, बहुत दूर तक फैल जाते हैं, इनकी वेवलेंथ शॉर्ट होती है। तो यही बताया जा रहा है। तो यहाँ पे जो रेड लाइट होती है उसकी वेवलेंथ होती है कितनी, 1.8 टाइम्स ग्रेटर होती है ब्लू लाइट से। ओके, इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे जो रेड लाइट होती है उसकी वेवलेंथ ब्लू लाइट से 1.8 टाइम ग्रेटर होती है, ज़्यादा होती है। इसलिए अब देखिए क्या होता है, जो सनलाइट जब पास करती है एटमॉस्फेयर में, तो जो फाइन पार्टिकल्स होते हैं एयर में, वो ब्लू लाइट को स्कैटर करते हैं, यानी कि शॉर्टर वेवलेंथ को ज़्यादा अच्छे से या मोर स्ट्रांगली दैन द रेड, यानी कि रेड के बजाय ब्लू वाली को ज़्यादा स्ट्रांगली स्कैटर कर देते हैं। अब जो ब्लू लाइट स्कैटर होती है वो हमारी आँखों में आती है, पड़ती है, तो हमें क्या होता है, हमें ब्लू दिखाई देता है, जो लाइट आती है उस कलर का दिखाई देता है। अब जो अर्थ है उसका कोई एटमॉस्फेयर नहीं होगा। अगर अर्थ में कह रहे हैं इफ़ द अर्थ हैड नो एटमॉस्फेयर, अगर अर्थ का कोई एटमॉस्फेयर नहीं होता तो क्या होता, तो क्या कोई स्कैटरिंग हो पाती, क्या ये पॉसिबल होता कि कोई स्कैटरिंग होती? तो इस टाइम पे क्या होता, जो स्काई होता वो कैसा दिखाई देता, वो बिल्कुल डार्क होता। स्काई कैसा दिखाई देता हमको यहाँ से नीचे से, जब हम देखते स्काई ऊपर पे, तो क्या होता है, स्कैटरिंग ही नहीं होती लाइट की, हमारी आइज़ में कोई लाइट ही नहीं जाती, कोई कलर ही नहीं जाता, तो ये हमें डार्क दिखाई देता, यानी काला आप समझ सकते हैं। अब जो स्काई है वो डार्क दिखाई देता है। ओके, स्काई अपीयर्स डार्क टू द पैसेंजर फ्लाइंग एट वेरी हाई एल्टीट्यूड्स। जो बहुत ही हाई एल्टीट्यूड्स पे जो पैसेंजर्स फ्लाई करते हैं उनको स्काई डार्क दिखाई देता, एज स्कैटरिंग इज़ नॉट प्रोमिनेंट एट सच हाइट्स। क्यों? क्योंकि इतनी ज़्यादा हाइट पे स्कैटरिंग नहीं हो पाती, इसलिए उनको डार्क दिखाई देता है। अब यहाँ पे देखिए, जो डेंजर सिग्नल्स होते हैं वो किस कलर की लाइट से बनाए जाते हैं, रेड लाइट से बनाए जाते हैं। ओके, और जो रेड लाइट होती है वो फॉग और स्मोक में भी बहुत ही कम स्कैटर करती है, तो दिखाई दे जाती है, फैलती नहीं है। नाउ अब यहाँ पे देखते हैं कलर ऑफ द सन एट सनराइज़ एंड सनसेट। सनसेट और सनराइज़ में जो हमें सन का कलर दिखाई देता है वो, तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे अभी हमने इसके पहले जो पढ़ा है उसमें सन के बारे में पढ़ा था कि वो जो एटमॉस्फेयर में रिफ्रैक्शन होते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस होते हैं, इन सब की वजह से, और जो सन है वो 2 मिनट पहले मतलब एपरेंट जो उसका टाइम है निकलने का वो, और जो सनसेट है वो दोनों अलग अलग होता है, ठीक है, 2 मिनट्स के डिले पे। नाउ अब हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि जब हम लोग किसी भी माइक्रोस्कोपिक सल्फर पार्टिकल को जब प्रेसिपिटेट होते हैं अबाउट 2 to 3 मिनट्स में, ये यहाँ पे बताया गया है इस एक्सपेरिमेंट में, ठीक है। तो नाउ अब यहाँ पे हमें इसमें क्या देखना है, क्यों ऐसा होता है, पहले मैं थोड़ा सा दिखा भी देती हूँ आपको ताकि समझ में आ जाएगा आपको। ओके, तो देखिए यहाँ पे आपको ये समझ लेना है कि ये होता क्यों है। जो शॉर्ट वेवलेंथ होती है, ठीक है, वो कोलाइडल जो सल्फ़र पार्टिकल्स होते हैं उसकी जो है वेवलेंथ जो होती है इतनी शॉर्ट होती है, माइन्यूट होती है। ओके, उससे स्कैटर करती है, इसलिए ऐसा होता है। और आप इसको जो है यहाँ पे ब्लू लाइट देख सकते हैं 3 साइड से ऑफ द ग्लास टैंक। इस ग्लास टैंक में तीनों तरफ से 3 साइड से ब्लू लाइट्स को देख सकते हैं।
और ये इसलिए क्योंकि यहाँ पे है ये टैंक है, इसमें सल्फ़र पार्टिकल्स हैं जो कोलाइड्स भी बना रहे हैं, इसमें स्कैटरिंग हो जाती है। और नाउ शॉर्ट वेवलेंथ की लाइट की स्कैटरिंग हो रही है, इसलिए ब्लू दिखाई देते हैं। अब यहाँ पे आगे देख लेते हैं कि नेक्स्ट यहाँ पे हमारे पास ये है कि जो स्कैटरिंग ऑफ लाइट होती है वो क्या करती है, वो हेल्प करती है कि जो ब्लूइश कलर होता है स्काई का और जो रेडिश अपीयरेंस होता है सन का, सनराइज़ का और सनसेट का, इसको भी एक्सप्लेन करती है। तो ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर देख लीजिए होता क्या है, जो लाइट है वो हॉरिजॉन्स जो होता है फ्रेंड, यहाँ पे देखिए सन नियर हॉरिजॉन, यहाँ पे आपका जो सन है वो हॉरिजॉन के पास है, पहले इसको देख लीजिए। और यहाँ पे जो सन है बिल्कुल ओवरहेड पर है। अब यहाँ पे लेस ब्लू स्कैटर्ड है, यहाँ पे लेस ब्लू स्कैटरिंग है, यहाँ पे ब्लू स्कैटर्ड अवे सन अपीयर्स रेडिश, तो ब्लू की स्कैटरिंग नहीं दिख रही है, तो सन कैसा दिखने लगा है, यहाँ पे रेड दिखने लगा है। तो यही बताया जा रहा है कि सन नियर दी हॉरिजॉन पासिस थ्रू थिकर लेयर ऑफ एयर, कि जो हॉरिजॉन होता है वहाँ पे जो सन होता है वो थिकर लेयर, एयर की मोटी लेयर से जो है वो पास करता है। एंड लार्जर डिस्टेंस इन द अर्थ एटमॉस्फेयर बिफोर रीचिंग अवर आइज, और हमारी आँख से तक पहुँचने के पहले ही वो थोड़ी ज़्यादा यानी लार्जर डिस्टेंस को कवर करता है। नाउ अब होता है क्या है, जो लाइट फ्रॉम द सन ओवरहेड वुड ट्रैवल रिलेटिवली शॉर्टर डिस्टेंस, और जो सन ओवरहेड होता है तो जो लाइट होती है वो शॉर्टर डिस्टेंस पे ट्रैवल करती है, जो सनलाइट होती है। ऐसा कब होता है, नून यानी कि दोपहर जब होती है, नून होती है, तब होता है। तो सन होता है वो वाइट दिखाई देता है, क्यों, क्योंकि सिर्फ लिटिल ब्लू लाइट एंड वॉयलेट जो कलर होते हैं वही स्कैटर्ड होते हैं। अब हॉरिजॉन के पास क्या होता है, मोस्टली ब्लू लाइट और जो शॉर्टर वेवलेंथ होते हैं वो बिखर जाते हैं, स्कैटर हो जाते हैं, स्कैटर्ड अवे बाय द पार्टिकल्स। नाउ अब यहाँ पे इसलिए जो लाइट होती है जो हमारी आँखों तक पहुँचती है वो लॉन्गर वेवलेंथ की लाइट पहुँच पाती है, इसलिए हमें कैसा दिखाई देता है, रेडिश अपीयरेंस दिखाई देता है। तो आप समझ में आ गया होगा आपको कि ऐसा क्यों होता है फ्रेंड। जो शॉर्टर वेवलेंथ की लाइट होंगी वो जब अगर स्कैटर होंगी वो जब हमारी आई से पड़ेंगी तो हमको ब्लू दिखाई देगा, और जब लॉन्गर वेवलेंथ की लाइट पड़ेगी तो कैसा दिखाई देगा, हमें रेड दिखाई देगा। अब यहाँ पे ये चैप्टर है, इसमें आपने क्या लर्न किया इसको भी देख लेते हैं, एक बार रिवाइज कर लेते हैं, फिर आज ये चैप्टर आपका एंड हो गया, फिनिश हो गया। नाउ द एबिलिटी ऑफ द आई टू फोकस ऑन बोथ नियर एंड डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स बाय एडजस्टिंग इट्स फोकल लेंथ इज कॉल्ड अकोमोडेशन ऑफ द आई। ये हमने कल जो लेक्चर बनाया था उसमें बहुत अच्छे से डिस्कस कर लिया था फ्रेंड, देखिएगा कि हमारी आँखों की जो एबिलिटी होती है कि जिससे हम लोग पास के और दूर के ऑब्जेक्ट्स होते हैं उसको फोकस कर सकती है वो हमारी आँखों में, और एडजस्ट कर सकती है फोकल लेंथ को। तो इसको क्या कहते हैं, इस एडजस्टमेंट को जो डिस्टेंस के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लेती है इसे कहते हैं अकोमोडेशन ऑफ द आई। नाउ जो स्मॉलेस्ट डिस्टेंस होती है जिस पे कि हमारी आइज़ वो ऑब्जेक्ट्स को क्लियरली देख सकती है और हमारी आँखों पे कोई ज़ोर या स्ट्रेन भी नहीं पड़ता है, इसे नियर पॉइंट कहते हैं आई का, और ये लीस्ट डिस्टेंस या फिर डिस्टिंक्ट विज़न का लीस्ट डिस्टेंस बोला जाता है। और ये जो यंग होते हैं, यंग अडल्ट्स होते हैं नॉर्मल विज़न वाले जिनकी आंखें सही होती हैं उसके लिए ये 25 सेंटीमीटर है। जो कॉमन रिफ्रैक्टिव डिफेक्ट्स होते हैं विज़न के, जैसे कि मायोपिया है, हाइपरमेट्रोपिया एंड प्रेसबायोपिया है। तो जो मायोपिया है वो शॉर्ट साइटेडनेस भी से कहते हैं। इसमें क्या होती है, इसमें जो डिस्टेंट यानी दूरी के जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं, कोई वस्तु होती है तो उसकी इमेज रेटिना के पहले फोकस हो जाती है, यानी रेटिना पर ना बन करके रेटिना से पहले बन जाती है, और इसको कॉन्केव लेंस से सही किया जा सकता है। और हाइपरमेट्रोपिया जो फार साइटेडनेस होती है, इसमें जो नियर ऑब्जेक्ट यानी जो पास वाले ऑब्जेक्ट होते हैं उनकी जो इमेज होती है वो रेटिना के पीछे बनती है। ओके, और इसे हम लोग कॉन्वेक्स लेंस को यूज़ करके, जिसकी पावर बहुत अच्छी हो, सूटेबल पावर का कॉन्वेक्स लेंस है, उसे यूज़ करके सही कर सकते हैं। नाउ जब एज हमारी जब ओल्ड होने लगते हैं, बुढ़ापा आने लगता है, तो क्या होता है, एज के साथ साथ जो अकोमोडेशन पावर होती है वो कम होने लगती है, लूज़ हो जाती है।
द स्प्लिटिंग ऑफ वाइट लाइट इनटू इट्स कंपोनेंट कलर इज़ कॉल्ड डिस्पर्शन। वाइट कलर की जो स्प्लिटिंग होती है जिसमें कि वो अपने सात रंगों में या अलग अलग रंगों में बिखर जाती है, वो डिस्पर्शन कहा जाता है। जो स्कैटरिंग ऑफ लाइट होती है उसकी वजह से ही ब्लू कलर दिखाई देता है स्काई का, और सन राइज और सनसेट के टाइम पे रेड दिखाई देता है। तो फ्रेंड देखिए, इतनी सारी चीज़ें, अच्छी अच्छी चीज़ें आपके साथ डिस्कस हो चुकी हैं, और यहाँ पे कुछ एक्सरसाइजेस भी हैं और आप चाहें तो इसे कर सकते हैं। ओके, और वैसे तो मैं सारे चैप्टर के MCQs लेकर आ ही रही हूँ। अभी मैंने अगर MCQ की बात करें तो मैंने जो है आपका सोर्सेज ऑफ एनर्जी पे MCQ वो अपलोड कर चुकी हूँ, उसको आप देख सकते हैं। तो फ्रेंड देखिए, आप लोग प्रिपरेशन करते रहिए, आपके लिए सारी चीज़ें हो रही हैं और सारे सब्जेक्ट के MCQs हो रहे हैं। MCQs इज़ द बेस्ट वे टू स्टडी टू कम्पीट एनी एग्जामिनेशन। तो ओके, क्योंकि बहुत सारे डाउट्स क्लियर हो जाते हैं इसमें। थ्योरी आप सभी लोगों ने पढ़ी है, पढ़ रहे हैं, और मैं पढ़ा भी रही हूँ, और बट MCQs पे ज़्यादा फोकस करिएगा। ओके, तो चलिए अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए।